चेंज करो, विचारधारा सुधारो, तब जाके कुछ होगा। आप कभी नीचे वालों को भी तो देखो कि कितने परेशान लोग हैं, कितने दुखी लोग हैं, और आप जबरदस्ती दुख का आविष्कार करते हो। जैसे कुछ लोग जबरदस्ती जैसे दुख का आविष्कार करते हैं। कोई विकल्प है नहीं, कोई टेंशन है नहीं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ही ना श्रीमान जी को वाह, मेरा तो सिर दर्द कर रहा सुबह से। काय बात का सिर दर्द कर रहा? पीठ दर्द कर रहा। क्यों कर रहा? अब ऐसा पूछने की हिम्मत किसकी है? एक्टिव बनो, समझदार बनो। शरीर व्याधियों का घर जरूर है, लेकिन शरीर में एक पावर भी है कि कई सारी चीजें अपने आप क्लियर करता है। ऐसे में आप एकदम निष्क्रिय पड़ जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं, तो ज्यादा सुख दुख पैदा होते हैं। कौन बोला एक सागबाड़ा की घर घर की समस्या है? कोई तो बोला, हाँ देखो वो, और वो फोन पर किसी को बोल रहे हैं। देखिए आप लोगों की ये दशा है। प्रधानमंत्री को बोला। अच्छा जो भी है, लेकिन ये अकेले यहां की समस्या नहीं है, सब जगह की समस्या है। समझना, आप ऐसा नहीं समझना कि महाराज जी एकदम व्यंग कर रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग समझो। हमारे पास समय बहुत कम है। आप कहोगे कि प्रवचन तुरंत बंद हो जाए तो अच्छा, ये सब नहीं। समय हमारे पास बहुत कम है। हमारी बात करो, चतुर्मास की बात करो, तो उस हिसाब से भी कम है? अगर अपन इसको बिग स्केल पर थोड़ा विचार करें तो अपने पास समय कितना? 30 साल, 40 साल, 50 साल। समझ आते आते ही अपने 30 साल गुजर जाते। कोई भाग्यशाली हो जो जल्दी समझ जाए, जल्दी एक्टिव हो जाए, जल्दी आगे बढ़ जाए, नहीं तो 30-35 साल तो ऐसे ही निकल जाते। जितने भी साल हैं वो रोने में गए, परेशान होने में गए, परेशान करने में गए, क्लेश में गए। उसका मतलब क्या है? महावीर स्वामी को हम कहते वीतरागी, और हम लोग राग की एक अंश भी आगे नहीं निकल सकते। कुछ तो राग पर, कुछ तो कसाय पर, कुछ तो ईर्ष्या पर, कुछ तो विकार पर, कुछ तो विजय पाओ, है ना? ध्यान दो, कर्ज, मर्ज, फर्ज, तीनों चीजें समय पर समझ लो और पूरी कर दो, तो ये बोझ नहीं बनती हैं, आफत नहीं बनती हैं। और अगर इन पर ज्यादा लापरवाही की ना, तो यही आफत बन जाती है। और कर्ज का मतलब, कोशिश करो रुपए का कर्ज कभी किसी से लेना पड़े ना लेना पड़े, और ये भी कोशिश करो कि किसी बैंक में पैसा ना घुसेड़ना पड़े। ईमानदार सरकारी सेंट्रल बैंक है तो कदाचित आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस, परिवार एडजस्ट करने के लिए भले रखो, लेकिन ये चालू सोसाइटियां तो हमने 2 दिन भी पहले भी बोला था, और शायद अभी सरकार ने इस पर बैन भी लगाया है। प्राइवेट सोसाइटी होते ना, निजी बैंक टाइप के, ये सबसे बड़ी समस्या आपने उनको दिया कि समझ लो गया। इसलिए ना कर्ज लेना और ना ज्यादा कहीं रखना। आया है तो सदुपयोग करो, और रखना है तो उसना कुछ लक्ष्य हो और विश्वसनीय जगह हो। लोभ लालच में आकर के ना, एक श्रावक आए थे हमारे पास और बोले कि महाराज जी अमुक पार्टी से मेरे को 70 लाख लेना है। अब गांव का नाम तो नहीं बताते हैं क्योंकि 2-4 लोग तो बैठे ही हैं, और ये टीवी है ना, ये सब तरफ पहुंचती है तुरंत, और ये तो एकदम बाजू में खड़ा है। मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं आप आशीर्वाद दो कुछ तो वापस। हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? नहीं अब व्यापार था और ऐसा था और विश्वास आ गया और दे दिया। फिर बाद में शुद्धि को जब हम गए ना, तो
एक युवक साथ में चल रहा था। ध्यान रखना, सबकी एक ना एक पोल होती है, और उस पोल को जानने वाला एक ना एक प्राणी संसार में होता ही है। तो उसने कहा कि महाराज श्रावक तो अच्छे हैं, लेकिन इनका हुआ ऐसा कि एक बार लोभ में पड़ गए। ये इनका जो है ना अनाज खरीदने बेचने का व्यापार, तो ये क्या करते थे कि अच्छे से चल रहा था। फिर इनको अहमदाबाद की अमुक जगह की कोई स्पेशल कंपनी मिली और ने कहा कि तुम एक गाड़ी पर बस 3,000 कमाते हो, हर गाड़ी पर हर टन पर मैं तुम्हें 5,000, और बिल्कुल 5,000 हर महीने हाजिर, हर गाड़ी पर हाजिर। और इनको तो चस्का लग गया। फिर उसने 10 गाड़ी माल मंगाया तो इनने 12 भेजा, फिर उसने 20 मंगाया तो इनने 25 भेजा, और ऐसा ये बना कि इस बार सारा का सारा माल उसको ही कर दिया। और जब 70 लाख आना बाकी था तो सब बांध करके और कमाया तो मुश्किल से 7 लाख और गमाया क्यों? बहुत लोभ। कहीं बहुत लोभ खींच रहा है ना, तो समझ लो खतरा है। चाहे रूप का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे खाने का लोभ हो, अगर ज्यादा लपड़ लपड़ हो रही है तो लापड़ा पड़ने वाला है। हाँ, लोग ऐसे ही मारे जाते हैं, बाद में पछताते हैं। तो सावधानी रखिए, कर्ज में जल्दी मत पड़िए। पड़े, कर्ज लेना ही है तो किससे लो? ससुर से। किसी से ना लेना पड़े, देखो सबसे अच्छा। और लेते हैं तो ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से जो अपने पर बहुत दबाव ना बन जाए, हमें समझ सके और हम उसके प्रति ईमानदार रह सके। देखो, और धन का कर्ज तो फिर भी लोगों को समझ में आता है। माँ बाप का कर्ज समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? समाज का कर्ज समझ में आता है? लगता होगा कि लो ये आ गए पंच और फिर कहेंगे कि मंदिर को चंदा दो। लेकिन समाज का कर्ज समझ में आता है? जिस समाज में आप बड़े हुए हैं, जिस समाज ने एक माहौल दिया है, जिस समाज में आप पढ़े लिखे हैं, जिस समाज ने स्कूल का पाठशाला का निर्माण कराया है, जिस समाज ने एक जिनालय बनवाया जिसमें आपके दादे परदादे और धर्म भक्ति करके एक सुंदर जीवन बनाए हैं। माँ का वो कहानी आपने सुनी होगी कि माँ बीमार पड़ गई और बेटा डॉक्टर बन गया था। डॉक्टर के उसने औषधि के लिए उसको बुलाया छोटे भाई ने, तो डॉक्टर उसने अपना पूरा बिल बना दिया। इतना का बिल बना, बताइए। कभी अगर बेटा कहे कि तुम जिस घर में रहते हो पिताजी, ये 20,000 रुपये का है इसका एक रूम है, कि तुम जो भोजन करते हो इस भोजन का तो महीने का 20,000 रुपये हो जाएगा, कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल हम बेड लाए थे तो इसका भी 50,000 हो गया। ऐसे होने लगे हैं ऐसे दुष्ट लोग। लेकिन विचार करिए कि तुम जो ये गिनती गिना रहे हो, ये माँ बाप ने जो तुम पर उपकार किए हैं, समाज ने, शिक्षक ने, परिवार ने, मित्रों ने, भले बहुत छोटे छोटे रहे हों, लेकिन मौके पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत बड़ा होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप उतार नहीं सकते। इसलिए समाज के, परिवार के रिश्ते, इनको तो बस ईमानदारी से निभाना, वही एक तरीका है। पति पत्नी का भी एक रिश्ता होता है, उनके भी आपस में बहुत उपकार होते।
कर्ज हो, फर्ज को फर्ज के ढंग से निभाओ। मर्ज हो, कोई बीमारी को सिर पर मत आने दो। और हर एक बीमारी का पहले नंबर का उपचार है लंघनम प्रथमौषधम। क्या? देखो, सबसे पहला उपचार, कोई बीमारी चालू हो रही, सबसे पहले क्या करो? डॉक्टर्स ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को कैंसर जैसी शिकायत है या उसकी संभावना है तो उपवास करे। उपवास करने से कैंसर की बीमारी भी खत्म हो सकती। लंघन को पहली औषध बताया, इसलिए कभी कोई तकलीफ मालूम पड़े तो डॉक्टर के यहाँ जाओ मत और लेके भी मत जाओ। क्या करो? एक उपवास करो कम से कम, और करो, या फिर केवल शुद्ध गर्म जल बस। और एक हमने श्लोक पढ़ा था, यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरीतिका। आयुर्वेद का एक सूत्र है, जिसके घर में मां नहीं है, मां नहीं रही, जिनकी मां नहीं है, उनके लिए कहा माता हरीतिका। हरीतिका मतलब हरड़। हरड़ मतलब, अब बताइए, लोग हरड़ और हल्दी में भी अंतर नहीं समझते हैं। आगे क्या होगा? हरड़, वहेड़ा, आंवला, तीनों को मिलाकर के बनता था त्रिफला चूर्ण, और त्रिफला चूर्ण लेकर के पेट सफा। अभी तो टैबलेट में आकर के ना आदमी भी एकदम टैबलेट हो गया। तो उसके लिए बड़ी विचित्र हमको ऐसे लगा ये कि हरड़ इतनी छोटी सी, काली काली है, और उसमें कि जिसके घर में मां नहीं है, ये मतलब उसका आशा ये था कि जैसे मां बच्चों को संभाल लेती है, उसको बीमारी होती है तो इसकी तरफ से भोजन उस ढंग का देती है, वैसे अगर कुछ ऐसे अपच लगता है, बीमारी लगती है, गैस चढ़ती है, सिर दर्द होता है, तो एक हरड़, दो हरड़ मुंह में रख के उसको चूस लो। चूरन है तो उतार दो नीचे। समझना, मर्ज को भी मत बढ़ने दो, समस्या चालू होते ही समाधान करो। छोटे मिट्टी के घड़े को बनते बनते तो एक आकार दिया जा सकता है, बनने के बाद छोटे पौधे को एक दिशा में मोड़ा जा सकता है, कठोर होने के बाद जापान में एक परिवार ने फर्नीचर उगाने का काम चालू किया। क्या? नहीं? आपको समझ में आ रहा? हूँ फर्नीचर, उसने टेबल कुर्सी उगाना चालू किया। उस लेख में लिखा था कि वो शुरुआत से ही उनने एक ऐसा आइडिया आया कि इस टेढ़े मेढ़े पेड़ को देखा और ज़रूरत थी तो उस पर कुछ सामान रखा, तो उससे ही आइडिया आया कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और वो पौधे लगाते हैं और शुरुआत से ही उनकी टहनियों को, उनकी डालियों को इस ढंग से मोड़ते जाते हैं, इस ढंग से बांधते जाते हैं कि कुर्सी बन जाता है, सोफा बन जाता है, टेबल बन जाती है। और फिर 2-2, 3-3 साल में एक एक वस्तु तैयार होती है और कीमत उसकी, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अभी वो इतना पक्का हो गया सोफा कि 3 जन बैठ जाएं तो भी नहीं टूटे। लेकिन उसको बनाते वक्त कैसे बना दिया? ऐसे बना दिया कि भी सारी टहनियां कोमल थीं, इसलिए वो सब मुड़ गईं और आज वो वही रूप बन गया। ऐसे ही नई पीढ़ी, ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही अपना मन किसी लाइन में जाए, उसके पहले उसको सही रूपरेखा, सही दशा दिशा मिल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। ज्ञानियों, मूल छेदो या रोगस्सा मूल से को तरुष्या मूल फासो समस्ताणम समाधानम च हो ही। समाधान तो तब होगा जब मूल पर ध्यान दो।
रोग का मूल, रोग का मूल, बोलो बोलो ज्ञानी, कहाँ गए? रोग का मूल है पेट, और पेट का मूल भोजन। जिन्हें भोजन करना आता है उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन करना तो बोले सबको आता है महाराज, कुछ भी रख दो, हम तो यूं। भोजन करना तो सबको आता है। भोजन करना आना का मतलब है कि कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, हर चीज का फर्क पड़ता है जी। वही चीज उबलने के बाद क्या असर करती है, वही चीज सूखने के बाद क्या असर करती है, वही चीज गीले में क्या असर करती है, वही चीज कच्ची हो तो क्या असर करती है, वही पकने के बाद क्या असर करती है, वही चीज में जरा सा धनिया हो तो क्या असर करती है, वही में जरा सा जीरा हो तो। माताओं, ये सब सीखो। सच्ची बात करें, दादियों को आता था, पूरा परिवार खुश रहता था, और अब तो दादियां खुद गादियां बन गई। फुर्सत ही नहीं है। तो रोग के मूल पर ध्यान दो। भोजन, भोजन व्यवस्थित हुआ तो सारी चीजें मेंटेन हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। आहार के प्रयोग गांधी जी ने भी अपने जीवन में किए थे, और हम भी बहुत करते हैं। तो रोग की मूल पर ध्यान दो, बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खूब धर्म ध्यान होगा, खूब भक्ति होगी, चित्त लगाओ प्रभु चरणों में, आत्मचिंतन में। दूसरा, मूल सेको तरुस्य, पौधे को जड़ से सींचो तो बढ़ेगा। वो सुना होगा आपने, माँ स्वस्थ हो गई थोड़ी सी तो उसने कहा बेटे जाओ बगीचे को पानी दे के आओ, और बेटा गया बगीचे में और उसने जा कर के सारे पेड़ों के फूलों पर, पत्तों पर खूब अच्छे से पानी डाला, सबको नहा दिया। उसने तो नहा नहीं सीखा था कि ऊपर से सिर से बाल से सब नहा लेना है, और दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर रोज पानी देता। जब 5-7 दिन बाद माँ एकदम स्वस्थ हुई, उसने कहा चलो आज हम भी बगीचे में चलेंगे। जब जाके देखा, ऐसे ही हम बहुत जल्दी विचलित होते हैं। नहीं, ध्यान दो, अपने भावों पर ध्यान दो। तुम्हारे कर्म हैं जो परेशान कर रहे हैं, दूसरे तो बेचारे क्या है। सब जीवों का मंगल हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।